Start. Yes, very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. Before I start with my session, एक 15 मिनट का एक्सरसाइज 30 सेकंड का एक्सरसाइज करवाते हैं. चेंज करवाए थोड़ा सा चेंज है, चेंज 30 सेकंड एक्सरसाइज है. थोड़ा रिचार्ज होना. तेजस कल मेरे को बोल रहा था सर लास्ट वाले लेक्चर में थोड़ा सा सुस्त हो जाते हैं. मैंने कहा सुस्ती भगाने का काम मेरे पास बहुत सारे आइडिया है. तो सुस्ती भगाने के एक आइडिया में ऐसा आइडिया है कि अब अगले 30 सेकंड तक मैं काउंट करूंगा यहाँ पे स्टॉप वॉच पे. ठीक है, स्टॉप वॉच पे 30 सेकंड्स प्ले करता हूँ. 30 सेकंड आपको बिना रुके हंसना है. हाँ, 1 2 3. मैं माइक बंद कर देता हूँ वरना मैं बहुत बुरा हंसता हूँ. जो लेक्चर देख के आने वाले रहेंगे क्लास में वो भी आना बंद कर देंगे, वो भी क्लास में आना बंद कर देंगे. क्या खतरनाक हंस रहे सर, है ना. 1 2 3 स्टार्ट. चलो, यस, लेट मी वेलकम यू टू द सेशन ऑफ सेक्रेटरी प्रैक्टिस. तो हंसते हुए, स्माइल करते हुए, चेहरे पे रौनक लाते हुए, बड़े उत्साह से लेक्चर में बैठो. हाफ आवर का लेक्चर है, ज्यादा लंबा छोटा नहीं. एक टाइप कंप्लीट करेंगे आज. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. माय डियर फ्रेंड्स, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए हैं, जहां पर हम अभी देख रहे हैं द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. वेर वे सीइंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे हुआ है ये समझ रहे हैं. जहां पर पहला टाइप हमने समझा जिसका नाम था सोल ट्रेडिंग कंसर्न. रिवीजन. Whenever there is one single person who is the controller, who is the manager, who is the owner, controller, manager, owner. Whenever the controller, manager, owner of a business is a single person, such kind of business is called as a sole trading concern. The single person who is the owner, who is the manager and who is the controller of the business is called as sole trader. There is no separate act for governing the sole trading concern. The sole trading concern operates under the general laws. It operates under the general laws. Sole trading concern एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर सिर्फ एक मालिक होता है और उस एक मालिक के मुताबिक सारा बिजनेस चलता है. हमारे आसपास जितने भी हम दुकानें देखते हैं तो वहां पे आमतौर पर एक बात साफ दिखाई देती है कि दुकान में एक मालिक होता है और वो एक अकेला मालिक पूरा बिजनेस चला रहा होता है. तो इन सारे बिजनेस को हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं. क्या कहते हैं इसे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. क्या कहते हैं इसे? सोल ट्रेडिंग कंसर्न. और एक अकेला मालिक जो बिजनेस को ओन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उस व्यक्ति को हम कहते हैं सोल ट्रेडर. सोल ट्रेडिंग कंसर्न को एक और नाम है प्रोप्राइटरशिप कंसर्न और सोल ट्रेडर को एक और नाम है जो कि है प्रोप्राइटर. लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखे थे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. फीचर्स यानी जब किसी फ्रेंडी को देखते हो तो कौन सा गाना गाते हो? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन. फीचर्स. वैसे हमने फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखे थे. व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट फीचर, देयर इज नो सेपरेट लॉ. ये किसी नए या अलग कानून के अंतर्गत सेटअप नहीं किए जाते, जनरल वाले लॉज के अंतर्गत ही बिजनेस चलता है. जैसे पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत चलता है, वैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई अलग कानून नहीं है. पॉइंट नंबर 2, इट हैज ओनली वन ओनर. पॉइंट नंबर 3, कैपिटल इज वेरी स्मॉल. इस तरह का बिजनेस छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है. रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एक अकेला मालिक सब कुछ चीजें नहीं चला सकता. रिलायंस
का बिजनेस कितना बड़ा है? डू यू रियली थिंक एक अकेले व्यक्ति सब बिजनेस चला सकता है? नहीं। क्या अकेले मुकेश अंबानी सारे बिजनेस के डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। तो वो बिजनेसेस के लिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न फॉर्म सुटेबल नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल। देर इज नो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मैं अकेला मालिक हूं तो बिजनेस में जो भी मुनाफा होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा, जो भी लॉस होगा, जो भी नुकसान होगा वो भी मेरा होगा। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय ए सिंगल पर्सन। द प्रोपरेटर कैन इंश्योर मैक्सिमम सिक्रेसी। मैं अकेला मालिक हूं तो मेरे बिजनेस की जो सीक्रेट प्लान है मुझे किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, तो पार्टनर को मैंने कोई इंफॉर्मेशन दे दी, बहुत बार पार्टनर थोड़ा सा इमोशन में आकर किसी दोस्त को अपने बिजनेस की बातें शेयर कर देता है, राइट? तो ये सेक्रेसी पार्टनरशिप में थोड़ी सी कम होती है। लाइबिलिटी ऑफ द सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। ये वाला पॉइंट याद रहा, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। जब कभी भी ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसका मतलब बिजनेस में जो कुछ भी कल को नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ओनर के पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। यानी ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर बिजनेस का नुकसान जो है वो चुकाया जाएगा। द बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सेपरेट लीगल स्टेटस। जैसे हम आगे जाएंगे तो वील गेट टू सी जॉइंट स्टॉक कंपनी, विल गेट टू सी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एग्जिस्टेंस अलग होता है। जैसे मैंने कहा रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी के ओरिजिनल मालिक थे धीरूभाई अंबानी, जिनकी मौत हो गई, लेकिन आज भी रिलायंस कंपनी है। नए मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। कल को उम्र के साथ उनकी भी मौत हो गई तो मालिक कौन बनेंगे? आकाश अंबानी। उसकी भी मौत हो गई उम्र के साथ तो उसका बेटा बनेगा मालिक। मालिक बदलता रहेगा लेकिन कंपनी जिंदा रहेगी। क्यों? क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होता है अदर देन ओनर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं है। एक किराना दुकान है, उसका एक सिंगल मालिक है, मालिक बंद मरने के बाद किराना दुकान भी बंद हो जाती है, राइट? आप बोलोगे सर उसका बेटा चलाता है, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली लॉ ये कहता है कि एक सोल ट्रेडर और एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ही है। जैसा सोल ट्रेडर खत्म हो गया उसके साथ वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न खत्म हो गए। उसका बेटा जब मालिक बनता है तो वो एक नई सोल ट्रेडिंग कंसर्न बन जाती है, पुरानी वाली सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं रहती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस। जो लार्ज बिजनेस ऑपरेशंस है, रिलायंस, जियो के वगैरह, टाटा के, राइट, रिलायंस, देन अडानी, देन टाटा, इन लोगों के कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। इतने बड़े बिजनेस के लिए एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल नहीं होता। ये सारे फीचर्स थे एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को ये समझ गया कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है। प्रैक्टिकल नॉलेज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। अंडरस्टैंड? आपके दिमाग में एक ख्याल आना चाहिए कि सर मैंने आपको क्या बोला, कितना आसान है सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन करना। सत्यनारायण की पूजा करो, प्रसाद दो, दुकानदारी चालू। क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए कोई भी अलग कानून नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंपनी बना रहे हो तो आपको कंपनीज एक्ट के मुताबिक सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। उसके बाद सत्यनारायण की पूजा और उसके बाद बिजनेस। लेकिन अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न कर रहे हो, बिजनेस चालू करो, दुकान खोल लो, माल भर दो, सत्यनारायण की पूजा करो, बिजनेस चालू। लेकिन प्रैक्टिकली इतना बेसिक भी नहीं होता। जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है वो आपको समझा रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट होता है शॉप एक्ट। क्या होता है? शॉप एक्ट। इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन घर से निकाल के लानी है, अपने घर पे पूछना है कि शॉप एक्ट क्या होता है। नहीं पता है तो गूगल करने लगा, लेकिन मेरे को कल इसके बारे में आपको बताना है कि एक शॉप एक्ट लाइसेंस कहाँ से लिया जाता है, शॉप एक्ट लाइसेंस कितना टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, और शॉप एक्ट लाइसेंस निकालने की कितनी फीस होती है। ठीक है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो जो फूड्स और ड्रग्स से रिलेटेड नहीं है, ड्रग्स मतलब उड़ता पंजाब नहीं होता, दवाइयाँ ड्रग्स होती है, सारी दवाइयाँ ड्रग्स होती है। अगर आप कोई ऐसा व्यवसाय या बिजनेस कर रहे हो जिसमें फूड आइटम्स मतलब कंज्यूमेबल आइटम नहीं है, तो ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सत्यनारायण की पूजा के साथ कर सकते हो। लेकिन एक सरकारी डॉक्यूमेंट आपको निकालना पड़ता है जो कंपलसरी है, जिसको हम कहते हैं शॉप एक्ट।
जिसे हम कहते हैं शॉप एक्ट। तो कोई भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न शुरू करने के लिए अदर देन कंज्यूमेबल, अदर देन फूड एंड ड्रग, आपको शुरू करने के लिए पहले शॉप एक्ट निकालना पड़ेगा। शॉप एक्ट निकालने के बाद आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो। शॉप एक्ट निकालने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं ये भी आप कल मुझे बताओ। शॉप एक्ट निकालने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, शॉप एक्ट निकालने का क्या प्रोसीजर है, और शॉप एक्ट निकालने के लिए 3 साल का शॉप एक्ट निकालने के लिए कितनी फीस लगती है, ये सारी चीजों की मालूमात करके आपको मुझे बोलना है। शॉप एक्ट हर तरह के बिजनेस के लिए कंपलसरी है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, सोल ट्रेडिंग हो, कोई भी हो। जैसे यहाँ पे कोई अलग कानून नहीं है लेकिन जनरल लॉ एप्लीकेबल है, तो जनरल लॉ शॉप एक्ट है। हर शॉप जो ऑपरेट होता है उसको शॉप एक्ट लेना कंपलसरी है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न नॉर्मली छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, तो उनको शॉप एक्ट निकालना कंपलसरी है। और मैंने अभी आपको कहा कि फूड एंड ड्रग्स वाले छोड़कर होटल फूड में आता है, होटल फूड में आता है, आता नहीं आता है, मेडिकल कंज्यूमेबल ड्रग्स में आता है, दवाइयाँ गोलियाँ जो लेते हैं हम, है ना। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति, कोई सिंगल व्यक्ति, लेट से रोहित है, रोहित अपने मेडिकल चालू करना चाहता है, अकेला मालिक होगा, ओनर, कंट्रोलर, मैनेजर, सो दैट मेडिकल विल बी कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बट माय डियर फ्रेंड्स, फिर तुम बोलोगे सर तुमने तो बोला था सत्यनारायण की पूजा करो, मैं गया सत्यनारायण की पूजा किया, दवाई बेचना शुरू कर दिया, दूसरे दिन फूड ड्रग वाला ऑफिसर आया, मेरे को जेल में डाल दिया, सर ने गलत पढ़ाया, हमको फीस वापस चाहिए, है ना, सर ने हमको गलत पढ़ाया, हमको फीस वापस चाहिए। ऐसे कैसे सर, आपने बोला था, मैंने वैसे फॉलो किया, दवाई गोलियां ला ली, सत्यनारायण की पूजा कर ली, अकेला सोल ट्रेडर हूं, कोई कानून एप्लीकेबल नहीं है, मैंने सत्यनारायण पूजा करके गोली बेचना शुरू कर दिया। पॉइंट टू बी नोटेड इज जनरल लॉ एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर आप शॉप ओपन कर रहे हो तो आपको क्या लेना पड़ेगा, शॉप एक्ट। और अगर आप फूड रिलेटेड, कंज्यूमेबल रिलेटेड अगर कोई कमोडिटी बेचने वाले हो तो उसके लिए पहले आपको फूड एंड ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। होमवर्क नंबर 2, फूड एंड ड्रग लाइसेंस कहां से मिलता है, फूड एंड ड्रग लाइसेंस कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, फूड एंड ड्रग लाइसेंस निकालने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, और फूड एंड ड्रग लाइसेंस की क्या फीस होती है। समझ में आया, शॉप एक्ट क्या होता है, उसका टाइम पीरियड कितना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, फीस कितनी है। सेम यू हैव टू फाइंड आउट फॉर फूड एंड ड्रग लाइसेंस। अगर आप होटल चालू कर रहे हो, फूड एंड ड्रग लाइसेंस लगेगा, फूड एंड ड्रग लाइसेंस लगेगा। अगर आप मेडिकल चालू कर रहे हो, फूड एंड ड्रग लाइसेंस लगेगा। अगर आप फार्मास्यूटिकल दवाइयां बनाने की कंपनी कर रहे हो, फूड एंड ड्रग लाइसेंस लगेगा। फूड एंड ड्रग लाइसेंस इज कंपल्सरी फॉर ऑल दोज यूनिट्स विच प्रोड्यूस फूड एज वेल एज एनी ड्रग और मेडिसिन। ड्रग का मतलब मेडिसिन, दवाइयां बनाने वाला कोई भी व्यवसाय या दवाइयां बेचने वाला कोई भी व्यवसाय या खाने पीने बनाने वाले या बेचने वाले कोई भी व्यवसाय, उसे कंपलसरी जो है फूड एंड ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। कोई चिप्स लेके आया था सुबह ब्रेक में, कौन लाया था, उसका रैपर है क्या, दे। आपको एक चीज प्रैक्टिकली बताता हूं जो शायद आपने नोटिस कभी नहीं की होगी, कोई भी दे, हाँ दे, इधर दे, दे इधर दे, कुछ नहीं होता, दे। FSSAI ये शब्द देखते हो आप आमतौर, दिख रहा है यहाँ पे FSSAI दिख रहा है सब लोगों को, उसके नीचे लाइसेंस नंबर दिया गया है। दिस इज फूड एंड ड्रग लाइसेंस नंबर ऑफ हल्दीराम फॉर दिस प्रोडक्ट। एनी कंज्यूमेबल फूड आइटम कैनॉट बी सोल्ड विदाउट दिस FSSAI लाइसेंस। दिस इज फूड एंड ड्रग लाइसेंस, दिस इज फूड एंड ड्रग लाइसेंस। रैपर खा के फेंकते हो, कभी इसके ऊपर की इंफॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करो तो तुमको समझ में आएगा इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं। हर एक फूड कंज्यूमेबल आइटम जो पैक्ड है, जो खाने के लिए बेचा जाता है, कंपलसरी मैंडेटरी होता है कि उसके ऊपर आप अपना फूड एंड ड्रग लाइसेंस नंबर प्रिंट करें। तो ये फूड एंड ड्रग लाइसेंस हर खाने पीने की चीज बनाने वाले या बनाकर बेचने वाले लोगों के लिए कंपलसरी है, और ये फूड एंड ड्रग लाइसेंस दवाइयां बनाने वाले या दवाइयां बेचने वालों के लिए कंपलसरी है। तो भले ही इसने सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन किया है, खुद का मेडिकल ओपन किया है, इसको 2 डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक। इसको पहला क्या निकालना पड़ेगा, शॉप एक्ट। शॉप एक्ट निकालने के बाद फूड एंड ड्रग लाइसेंस, और फिर बाद में सत्यनारायण की पूजा, और फिर बाद में वहां से आगे बिजनेस शुरू।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फूड एंड ड्रग लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहां से निकाला जाता है, फीस कितनी है, टाइम पीरियड क्या है, ये सारी मालूमात फूड एंड ड्रग लाइसेंस और शॉपैक की आपको निकाल कर लानी है। तो मेडिकल के लिए क्या लगेगा? फूड एंड ड्रग। होटल के क्या लगेगा? फूड एंड ड्रग। उडुपी के क्या लगेगा? फूड एंड ड्रग। ऐसे चुटर पुटर खाने वाले आइटम के लिए क्या लगेगा? फूड एंड ड्रग। गोली बिस्किट की दुकान ओपन कर रहे हो, फिर से क्या लगेगा? फूड एंड ड्रग। खाने पीने की कोई भी चीज आपको फूड एंड ड्रग लाइसेंस के बिना बेचने का अधिकार नहीं है। क्यों ऐसा होता है बताओ मेरे को? जैसे दवाइयां होती है, डू मेडिसिन कैरी एक्सपायरी डेट? डू मेडिसिन कैरी एक्सपायरी डेट? अगर कोई फूड एंड ड्रग लाइसेंस या फूड एंड ड्रग्स एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं किया है तो कोई भी मेडिकल वाला एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन बेच देगा, उससे उसका तो कुछ जाना नहीं। पेशेंट जो बीमार है वो और बीमार हो जाएगा, बचेगा ना ऐसे। तो कोई भी मेडिकल वाला एक्सपायर्ड मेडिसिन या खाने पीने की चीजें, खराब हुई वाली चीजें ना बेचे। ये सब चीजें ध्यान रखने के लिए खाने पीने की चीजें और दवाइयों के ऊपर एक कानून है, फूड एंड ड्रग्स एक्ट, जो कहता है कि ये उत्पादन या बेचने या ट्रेड करने वाले लोगों को ये लाइसेंस लेना जरूरी है। जब आप लाइसेंस निकालोगे तो तुम क्या बेच रहे हो, खाने पीने की चीज, उसकी सारी जांच पड़ताल होगी। आपको लाइसेंस दिया जाएगा और लाइसेंस देने के बाद कभी भी रैंडम साल में एक बार फूड ऑफिसर आपके पास आएगा और इनके मेडिकल पैकेज चेक करेगा कि ये किस तरह की दवाई बेच रहे, कहीं कोई मेडिकल पर एक्सपायरी वाली दवाई तो नहीं बेच रहे। और जैसे कंप्लेन आई कि ये मेडिकल पे रोहित एक्सपायरी दवाई बेच रहा है, दूसरे दिन इसका शटर बंद कर देते हो, सील लगा देते हो। जैसे बहुत बार तेल, हम खाने का तेल करते ना, हमारा खानदानी तेल का बिजनेस था पहले, अभी हम सोयाबीन का काम करते, लेकिन खानदानी बिजनेस तेल का था, खाने का ऑयल मिल वगैरह था हमारा। अभी हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन खानदानी बिजनेस ऑयल मिल वगैरह थी हमारे एमआईडीसी में, और शॉप भी था पुणे में। तो एडिबल ऑयल में कॉटन का भी ऑयल बनता है। कॉटन जो होता है ना, कॉटन, कपास, उससे भी एडिबल ऑयल बनता है, खाने के लिए जो तेल मिलता है। और एक और ऑयल होता है सोयाबीन ऑयल। अगर मैं तुमको कॉटन ऑयल सोयाबीन ऑयल बोल के बेच दूं, क्योंकि कॉटन ऑयल का प्राइस लेट से 60 रुपीज पर लीटर है, तो सोयाबीन का रेट होगा 75 रुपीज पर लीटर। कितना? 75 रुपीज पर लीटर। बहुत रेयर, जो बिजनेस करता है उसको समझता है, जो बिजनेस नहीं करता ना उसको कुछ नहीं समझता। उसका कलर एक जैसा दिखता है, वो बियर जैसे दिखते रहता, फर्स्ट क्लास अपने बियर के कलर के जैसे दिखता है। स्मेल वगैरह समझ में नहीं आती तुम लोग को। अगर मैं तुमको 60 रुपए का कॉटन ऑयल 75 रुपीज का सोयाबीन ऑयल बोल के भी बेच दूं, तो भी आधे लोगों को समझता नहीं कि उसने कॉटन दिया है कि सोयाबीन दिया है। लेकिन ये फूड ड्रग्स वाले ऑफिसर को मालूम रहता, फिर वो आता है, चेकिंग करता है कि तुम क्या बोल के क्या दे रहे हो। तो ये खाने पीने की चीजों में ऐसी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, एक्सपायरी दवाइयां नहीं जानी चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा कुछ हो जाता है, मान लो किसी पेशेंट को एक्सपायरी दवाइयां दे दी तो ठीक होना छोड़ो, वो और बीमार हो जाएगा ना। इसीलिए फूड एंड ड्रग लाइसेंस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तेल के बिजनेस में मैं अगर तुमको कॉटन ऑयल दे दूं और बोला सोयाबीन ऑयल है, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। ना उसमें खाने में कोई प्रॉब्लम है, ना उसमें स्मेल में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं, सिर्फ रेट में फर्क है। सोयाबीन महंगा है, कॉटन ऑयल सस्ता है। खाओगे पियोगे, ऐसा नहीं कि पेट दुखेगा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसा वो ऑयल है वैसा ये ऑयल है, कुछ भी फर्क नहीं है। 1% का डिफरेंस इधर उधर, वो भी स्मेल में, वो भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। मेरी मम्मी को कुछ स्मेल नहीं आता, ऐसा गैस खुला करके भी बैठ गया आधा घंटा तो भी स्मेल नहीं आता। मैं घर को बाहर में एंट्री करता हूँ, गैस खुला है। ऐसा रहता ना घर में बहुत से लोग, किसको किसको स्मेल ही नहीं आती है, पूरी परफ्यूम की बोतल डाली, कुछ स्मेल ही नहीं आ रहा उसको। ऐसे लोग भी होते ना घर में। तो वैसा है कि अगर मैं कॉटन ऑयल तुमको सोयाबीन करके बोल दूं और बेच दूं तो भी तुमको समझ में नहीं आएगा। पाम ऑयल समझता क्योंकि वो जाड़ा होता है, लेकिन कॉटन और सोयाबीन एक जैसे से दिखने को, करने को, खाने को कोई फर्क नहीं, खाली रेट का डिफरेंस। तो किसी व्यक्ति ने तुमको अगर पैकिंग दिया सोयाबीन का, अंदर बेच दिया कॉटन ऑयल, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। तुम यही बोलोगे हाँ सोयाबीन है, पैकिंग के ऊपर लिखा है ना, तो वो सोयाबीन है। उसकी गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी कब रहेगी? जब उसके ऊपर FSSAI का लाइसेंस नंबर होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि फिर लाइसेंस देते वक्त वो सब चीजें की पड़ताल करके ही देते हैं, ऐसे नहीं देते। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सोल ट्रेडिंग का कंसर्न का बिजनेस मतलब सत्यनारायण की पूजा, बिजनेस चालू। लेकिन अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न में फूड रिलेटेड या दवाइयों रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो
तो आपको शॉप एक्ट और फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर नॉर्मल कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको सिर्फ शॉप एक्ट लेना पड़ेगा। शॉप एक्ट तो कंपलसरी है, शॉप एक्ट तो आपको कंपलसरी है। तो गोल्डन बेकरी को कौन से डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे? शॉप एक्ट प्लस फूड एंड ड्रग, क्योंकि वहां पर जो बेकरी आइटम है वो खाने पीने की चीजें हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके बारे में होमवर्क करके आपको आना है। आगे बढ़ते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई नो आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन, फिर आई विल स्टॉप, फीचर्स करेंगे। गड़बड़ है क्या किसी को पढ़ने की? किसी को गड़बड़ है क्या? आधा घंटा भी प्रोडक्टिव चीजें दिमाग में जाना चाहिए। किसी को बहुत गड़बड़ है क्या सिलेबस कंप्लीट करने की? ये सिलेबस महज 60 लेक्चर का काम है अगर मैं नॉन स्टॉप पढ़ाऊं तो, लेकिन इसको हम 100 डेज में क्यों डिवाइड करते हैं? फरवरी एंड तक अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है। कब तक? फरवरी एंड तक। बहुत टाइम है अपने पास, तो कोई गड़बड़ नहीं है। उल्टा मैं जितना स्लो जाऊंगा उतनी 10 चीजें ज्यादा बताऊंगा। जितना मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर भगाने की कोशिश करूंगा उतने में 4 चीजें कम बताऊंगा। अगर तुम चाहोगे सर टेक्स्ट बुक के हिसाब से चैप्टर को भगाओ तो फिर मैं कभी नहीं बोलूंगा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न के लिए शॉप एक्ट जरूरी है या एफएसआई की जरूरत है। कुछ मालूम नहीं था, ये गया सत्यनारायण की पूजा कर लिया, दवाई बेचना शुरू कर, दूसरे दिन जेल में बैठा है। मास्तरनी सगळा जिंदगीचा वाटोळा केलाय। खूब खराब होता आमचा मास्टर। मला सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जाओ फटाफट सत्यनारायण की पूजा करो। मैं तो 4-4 ब्राह्मण को लाके खाना खिलाया, हमारा सर ब्राह्मण था उसको भी खिलाया, और दूसरे दिन मैं जेल में बैठा हूं। लई खराब होता आमचा मास्टर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बुकिश नॉलेज इज वन पार्ट, बट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट इन प्रैक्टिकल इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल नॉलेज होना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी बेस पे अगला वाला जो पार्ट है वो शुरू करता हूं। इसके फीचर्स लेकिन अपन कल डिस्कस करेंगे। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेट से कोई मिठाई की दुकान है, कोई मिठाई की दुकान है। उस मिठाई की दुकान का नाम है राठी एंड राठी सन्स मिठाई वाले। राठी एंड राठी सन्स, क्या नाम है? राठी एंड राठी सन्स मिठाई वाले। अब तुम्हारे पिताजी कितने भाई है? सिंगल सोलो नको, फिर तुम्हारा वर्मा एंड वर्मा है ना, काका बाबा 2 है। ज्यादा किसके है? 5-7 इस कंपटीशन किसके? काका बेलोर। कितने तुम्हारे चाचा वगैरह? 3 है ना। तो पवार 3 है, ठीक है। पवार एंड पवार सन्स मिठाई वाले, पवार एंड पवार सन्स मिठाई वाले। अब इनके दादा ने ये बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था पवार एंड पवार सन्स मिठाई वाले। पवार बंधु मिठाई वाले, ये ज्यादा अच्छा है। पवार बंधु मिठाई वाले, इनके दादा ने बिजनेस स्टार्ट किया। अब दादा हो गए रिटायर। दादा के पीछे इनके पिताजी और उनके 2 भाई, ये तीनों लोग मिलके वो बिजनेस चला रहे हैं। उसके बाद आपके तीनों काका के मिलाकर तुम जो सिबलिंग्स है वो कितने लड़के हो? 6 लड़के। तो अभी जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर इनके तीनों पिताजी, 2 काका और ये 6 भाई, 9 लोग मिलकर उसी बिजनेस। हाँ 3, वही बोल रहा हूँ ना, पूछ क्या होते को मैं। 3 भाई, चल ठीक है, ये 3 भाई है। अरे 3 बढ़ा दिया क्या? एक पे एक फ्री। 3 भाई, ये 3 भाई है। तो इनके पिताजी, सुनो मेरी बात, अब इनके दादा दुकान पे बैठे हैं, इनके पिताजी और उनके दोनों भाई भी दुकान पे बैठे हैं। अब एक और ब्रांच ओपन की है। अब उस नए ब्रांच के अंदर तेजस और उसके 2 भाई बैठे हैं, और देखा जा रहा है तो तेजस के 2 भाई, पिताजी के 2 भाई और दादाजी, इतने सब लोग मिलकर एक ही बिजनेस कर रहे हैं, जिस बिजनेस का नाम है पवार बंधु मिठाई वाले। क्या नाम है बिजनेस का नाम? पवार बंधु मिठाई वाले। कोई गया तेजस को, तू कौन है दुकान में? मालिक है मैं। इसको भाई को कौन मिला? मालिक है मैं। उसके दूसरे वाले भाई को मिला, तुम कौन हो? भाई मालिक हूं। दादाजी कौन है? मालिक हूं। आइला यहां तो सब कुछ मालिक है। यह मालिकाना हक किस नाम पे मिला? पवार, पावर है ना, शरद पवार बहुत पावरफुल आदमी। डू नॉट अंडर एस्टिमेट पावर ऑफ पवार, है ना। यह मालिकाना हक किस नाम से मिला? पवार। वो कौन है? वो कौन है पीछे बैठा हुआ लड़का? राठी, राघव राठी। क्या वो पवार है?
क्या वो पावर है उसमें? नहीं. सो उसको अगर बोले हु आर यू, आई एम नो वन. हु आर यू, आई एम द ओनर. वाई? बिकॉज आई एम पवार. गेटिंग माई पॉइंट? जब इनके चिरंजीव होंगे, इफ चिरंजीव, वो भी दुकान में होंगे, तुम्हें क्या पवार है, ओनर पवार, उनके बेचे पवार ओनर. ओनल पवार है ना, बाबा चौमे सब. तो बात ऐसी है, ये जो मालिकाना हक इसे मिला है, ये किस नाम पे मिला है? पवार नाम पे मिला है. परिवार का एक सदस्य होने के नाते मिला है. सो वेन एवर अ बिजनेस इज कैरिड आउट बाय अ जॉइंट हिंदू फैमिली. क्या बोल रहा हूं मैं? जॉइंट हिंदू फैमिली. देयर आर टू टाइप ऑफ फैमिली. हिंदू डिवाइडेड फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली. जॉइंट फैमिली और डिवाइडेड फैमिली के बीच का फर्क पता है? वो परिवार जो पूरा परिवार एक साथ रहता है, एक व्यवसाय करता है, वो है जॉइंट फैमिली. परिवार अलग अलग हो चुका है, परिवार की सारी प्रॉपर्टियों का हिस्से हो चुके हैं, तो दैट इज डिवाइडेड फैमिली. नॉट डिवाइडेड, इट्स अ पवार फैमिली, जॉइंट फैमिली, है ना. अब जब कभी भी एक जॉइंट हिंदू, स्पेसिफिक है ये, यहां कोई मुस्लिम परिवार की बात नहीं कर रहे, यहां कोई सिख परिवार की बात नहीं कर रहे, यहां कोई बौद्ध परिवार की बात नहीं कर रहे. स्पेसिफिक ये बिजनेस और ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक जॉइंट हिंदू फैमिली के पास करने का अधिकार है. किसे अधिकार है? सिर्फ एक जॉइंट हिंदू फैमिली. एक जॉइंट हिंदू परिवार जो एक व्यवसाय या बिजनेस करता है, जैसे कि पवार बंधु मिठाई वाले, जहां पे दादा, 3 भाई, उनके पोते सब मिलके पारिवारिक बिजनेस जो चला रहे हैं, ऐसे पारिवारिक बिजनेस को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ही इज पवार, ही इज हिंदू, हिज फैमिली इज जॉइंट, and they jointly carry out a business. This kind of business which is jointly carried out by a Hindu family, which is a joint family, it is called as joint Hindu family business. Who is the owner in case of sole trading concern? Sole trader, single owner. यहाँ पे पवार है ना. ये भी मालिक, इनके बेटे मालिक, इनके डैडी मालिक, डैडी के डैडी मालिक, डैडी के डैडी भी मालिक, सब मालिक. सिर्फ नाम में क्या होना चाहिए? पवार. नाम में क्या होना चाहिए? पवार. जो पवार है वो मालिक है. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ऐसे पारिवारिक व्यवसाय, ऐसे फैमिली बिजनेस को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जहां पर एक जॉइंट हिंदू फैमिली एक साथ आकर कोई बिजनेस या व्यवसाय करती है, ऐसे बिजनेस या व्यवसाय को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. क्या कहते हैं इसे? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अभी ओके एंड क्लियर? अभी ओके एंड क्लियर? समझ में आया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? सो पवार बंधु मिठाई वाले एक जॉइंट परिवार, जॉइंट हिंदू परिवार जब एक व्यवसाय को करता है, ऐसे व्यवसाय को हम कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. इसके बारे में सारी बातें मैं कल बताऊंगा. थैंक यू सो मच.